साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 112 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। योग प्रकरण में, योगों की श्रृंखला में विभिन्न योगों की बात हो चुकी, उसी भी योगों में और आगे चलते हैं। शुभ योग, एक शुभ योग और समझ में आ रहा है, ये भी शुभ योग है, लोगों को प्रसिद्धि सम्मान देता है। इस योग पे भी हम शुभ योग पे चर्चा करेंगे। इस योग का नाम है मत्स्य योग। अब मत्स्य योग कैसे बनता है, मत्स्य योग से क्या परिणाम होता है? मत्स्य योग में व्यक्ति जो है धर्मनिष्ठ होगा, दयालु हो जाएगा, सुंदर होगा, प्रसिद्ध होगा, धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएगा और बहुत सम्मान आदि पाने वाला होगा, धन धन से संपन्न होगा। तो शुभ योग हमेशा सब यही करते हैं, ये भी यही करेगा। शुभ योग में जो है शुभता आएगी, और शुभता आएगी तो आपको शुभ। लेकिन ये आज जो ग्रह बनेगा, ये योग बनेगा, ये शुभ ग्रहों के अशुभ ग्रहों के, अभी तक तो जो भी योग बन रहे थे ज्यादातर शुभ ग्रहों के समावेश से ही बन रहे थे, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों का पालन करेगा, वो शर्तें जो हो जाएंगी। और एक खास चीज और भी बताना है कि यह शुभ योग उसी कुंडली में बनेगा जिस कुंडली में नवमेश शुभ ग्रह होगा। तो नवमेश शुभ ग्रह की बात आती है तो शुभ ग्रह आप लोग पहले से जानते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? नरसैगिक जो है शुभ ग्रह कौन है? शुभ ग्रह की बात आती है तो नरसैगिक शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? ये गुरु शुक्र नरसैगिक रूप से शुभ है। अब बुध और चंद्रमा, बुध जो है अकेला होता है तो शुभ होता है, शुभ ग्रह के साथ होता है शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ होता है तो अशुभ हो जाता है। और चंद्रमा ये पक्ष बली होता है। चंद्रमा जो है पक्ष है कि मतलब चंद्रमा जो है पक्ष बली है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक जो है ये शुभ होता है। शेष समयों में जब चंद्रमा जब भी प्रकाशमान होगा, सूर्य से 72 डिग्री के अंतर्गत रहता है तो ये उसमें अस्त हो जाता है, इसलिए जो है वो अशुभ हो जाता है। और 72 डिग्री से दूरी पर रहता है तो वो शुभ होता है। तो अब नरसैगिक शुभ ग्रह। अशुभ ग्रह कौन है? अशुभ ग्रह अब इनके गुरु शुक्र बुध चंद्र को छोड़ के तो सारे अशुभ ग्रह। तो अशुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह कौन है? अशुभ ग्रह की बात करेंगे तो अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रहों में आते हैं। ये बात तो पहले भी हो चुकी है सब कुछ। अब क्या है इसमें शर्तें क्या है, कैसे ये योग का निर्माण होगा? इस योग के निर्माण में शर्त ये होगी, पहली शर्त तो कि लग्न और नवम भाव के स्वामी, लग्न और नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। पहले लग्न में और नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। तो लग्न का हुआ, लग्न ये हुआ, नवम भाव ये हुआ, यहां शुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ ग्रह बैठा दीजिए। गुरु शुक्र है तो आप जो है यहां पर कर दीजिए कि यहां मान लीजिए आपका शुभ बुध अकेला बैठा है तो बुध हो गया यहां, हाँ, और यहां गुरु बैठा है। तो पहली शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त है कि लग्न भाव, इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? लग्नेश भी कहते हैं, लग्नेश। ये भी याद रखते चलिए आप, क्योंकि लग्नेश बात आएगी बोलचाल में, यही लग्नेश ही आएगी, लग्न भाव नहीं आएगा। हम तो उसमें बता दे रहे हैं कि लग्न भाव लग्नेश तथा नवम भाव इसको क्या कहते हैं? नवमेश कहते हैं। नवम लग्नेश गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा सा आप कि लग्नेश तो हम बताने उसमें चल गए। लग्न भाव में और नवम भाव में, ये भाव में ही है, लग्न भाव तथा नवम भाव में, तथा नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो।
स्थित हो। तो बात आई कि लग्न में और नवम भाव में। तो लग्न कौन सा है? लग्न का लग्न भाव ये हो गया, ये लग्न हो गया, और ये नवम भाव हो गया। गिन भी लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लग्न में और नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं। यहां बुध बैठ गया, यहां गुरु बैठ गया। अब शुभ ग्रह स्थित हो और नवम भाव का स्वामी, अब यहां पे है, ये बात आ जाएगी नवम भाव का स्वामी। नवम जहां भाव स्वामी, नवम भाव का स्वामी, जहां भाव स्वामी की बात होगी तो उसी को नवमेश कहेंगे। अब यहां क्या कहेंगे? इसको नवमेश। नवमेश मीन्स जो हुआ नवम भाव का, जहां नवमेश की बात आए वहां आप समझ लीजिए कि नवम भाव के स्वामी की बात की जा रही है। वहां नवम भाव की बात नहीं हो रही, नवम भाव के स्वामी की बात हो रही। नवमेश, नवमेश भी क्या हो? नवमेश भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह हो। अब आपने यहां देखा कि नवमेश क्या है? वृष है। वृष कौन है? वृष का, वृष राशि का स्वामी कौन है? वृष राशि का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र भी शुभ है। तो यहां कह रहा है कौन सा ग्रह हो? ये शुक्र बैठा हो, यानी ये शुभ ग्रह हो। अब यहीं पे एक चीज और समझते चलिए कि किस किस लग्न में ये बनेगा। यहां पे 2 होगा, विष लग्न होगा तो विष का स्वामी जो होगा मिथुन होगा। मिथुन जो होगा तो मिथुन, यहां पे अगर मिथुन राशि आएगी तो उसका स्वामी जब होगा तो उसमें बनेगा। तो मिथुन कब आएगी? यहीं पे अगर तुला लग्न का होगा तो तुला तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो तुला होगा तो भी जो है उसका स्वामी शुक्र होगा तो भी बन जाएगा 7। तो आपने देखा कि तुला में बना, ये किसमें किसमें बनेगा? अभी आप देखते जाइए। ये बनेगा किसमें? वृष लग्न में। वृष में, अरे वृष में नहीं करके यहां पे कर दीजिए, ये कन्या में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में। भाई तुला लग्न होगा 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो बुध की राशि आ जाएगी। तो बुध भी शुभ ग्रह है तो भी बन जाएगा। अब मान लीजिए कर्क लग्न यहां हो, तो कर्क लग्न वालों की कुंडली में क्या होगा ये देख लीजिए। तो कर्क हो जाएगा तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ जा रहा है। तो कर्क लग्न में भी बन जाएगा ये। कर्क लग्न में भी बनेगा। अब कन्या में बना ये। अब कन्या के बाद तुला में बन गया। तुला के बाद कर्क में भी, कर्क क्या है? मकर कर लिए। तुला के बाद वृश्चिक कर लेते हैं, एक सीरियल से ले लीजिए। तुला के बाद वृश्चिक राशि, तो 8 यहां होगा। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, तो चंद्रमा है तो ये वृश्चिक में भी बनेगा, वृश्चिक में भी बन सकता है। तो वृश्चिक 8 के बाद 9वीं राशि धनु राशि होगी। तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब यहां क्रूर राशि आ गई 5वीं, तो किसमें? वृश्चिक के बाद धनु में नहीं बनेगा। धनु के बाद मकर होगी 10, तो 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। फिर कन्या राशि, तो किसमें? 10 मकर राशि में, धनु में नहीं बनेगा, मकर में भी यह योग बन सकता है। मकर के बाद अब आप देखिए, मकर के बाद कुंभ आएगी 11, 11 12 1 2 3 4 5 6 7, तुला यह भी तो कुंभ में भी बनेगा, मकर कुंभ। अब मीन राशि, कुंभ के बाद मीन, 12वीं राशि मीन होगी। तो 12 यहां हो जाएगा। तो 12 13 12 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां वृश्चिक मंगल की राशि आ जाएगी तो मीन में नहीं बनेगा। अब मीन के बाद मेष राशि आती है। तो मेष राशि में यहां 9 होगा, गुरु की हो तो मेष में बन जाएगा। आप जोड़ भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेष में भी बन जाएगा। अब मेष के बाद वृष राशि, तो वृष राशि यहां होगी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां शनि की राशि आ जाएगी। और 3 3 4 हम मिथुन हो तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर शनि की राशि 3 में, मिथुन में भी नहीं बनेगा। कर्क में जो है 4 होगी। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां गुरु की राशि हो जाएगी तो कर्क में भी बनेगा।
अब कर के बाद पांचवी राशि सिंह राशि, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यहां मंगल की राशियां नहीं। अब आप हमने एक एक राशि के सारी राशियों 12 राशि के बताया, तो यानी किसमें किसमें बनेगा ये? कन्या में, तुला में, वृश्चिक में, मकर में, कुंभ में, मेष में, कर्क में। तो 1 2 3 4 5 6 7 राशियों में ये जो है योग बन जाएगा। और 7 राशि के अलावा जो 5 राशियां और लग्न बच रहे हैं उनमें ये योग नहीं बनेगा। तो शुभ ग्रह हो। अब फिर तीसरी शर्त क्या कह रहा है? दो शर्तें आपने जान लिया कि लग्न भाव तथा नवम भाव में शुभ ग्रह हो, तो लग्न में शुभ ग्रह हो, नवम भाव में शुभ ग्रह हो। नवम भाव का स्वामी नवमेश शुभ ग्रह हो, तो नवम भाव का स्वामी ये वृष है, वृष का स्वामी शुक्र है, शुक्र भी शुभ ग्रह है। अब बात आती है पंचम भाव में शुभ अशुभ दोनों ग्रह। अब पंचम भाव में तीसरी स्थिति क्या आएगी? पंचम भाव में, पंचम भाव में शुभ तथा अशुभ ग्रह दोनों बैठे हों, शुभ तथा अशुभ ग्रह दोनों स्थित हों। अब ये स्थिति पूरा करने के लिए तो पंचम भाव कहां हुआ है? यहां से 1 2 3 4 5, पांचवा भाव ये पंचम भाव हुआ। तो पंचम भाव में क्या क्या हो? शुभ और अशुभ ग्रह। तो अब बुध यहां हो गया था, गुरु यहां हो गया था, शुक्र भी यहां हो गया। अब कौन सा बचा ग्रह आपका? शुक्र बचा। अब मान लीजिए यहां पे शुक्र बैठा है, एक ग्रह शुभ ग्रह जो है शुक्र हो गया, और साथ में यहीं पे शनि भी बैठ गया। मान लीजिए शनि अशुभ ग्रह, शुक्र शनि यहां बैठ गए, तो शुभ अशुभ दोनों ग्रह यहां हो गए। अब बात आती है कि चतुर्थ भाव, आगे और शर्त, इसमें एक शर्त और भी है कि चतुर्थ भाव अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो। तो चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में अशुभ ग्रह। अब चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है। तो यहां पे कौन सा ग्रह कह रहा है? यहां पे कह रहा है अशुभ ग्रह हो। अब यहां मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव यहां पे क्या हो गया? मंगल हो गया, अशुभ ग्रह मंगल हो गया। अष्टम भाव में भी अशुभ ग्रह हो। अब अष्टम भाव कहां है? अष्टम भाव ये है। अब मंगल हो गया, तो यहां पे मान लीजिए यहां पे सूर्य बैठा है। अब कुंडली ये बनी, तो ये स्थिति जब भी बनेगी, तो जिस भी कुंडली में बनेगी, तो आपको यही चारों शर्त लागू करना है कि लग्न में नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्नेश शुभ ग्रह हो और वहीं बैठा हो। लग्नेश जो है शुभ ग्रह हो, नवम भाव का स्वामी नवमेश शुभ ग्रह हो। अब शुभ ग्रह होके यहीं बैठे या वो कहीं भी बैठ जाता है, केंद्र त्रिकोण में बैठेगा तो अच्छा ही होगा। ये भी हो सकता है कि शुक्र जो है नवमेश शुभ ग्रह होके, अशुभ ग्रह होके कहां बैठा हो, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यहीं। तो ये फिर तीसरा, पंचम भाव में शुभ ग्रह अशुभ ग्रह दोनों। अब यहां पर निर्धारित है कि पंचम भाव में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों का होना आवश्यक है। चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में अशुभ ग्रह का होना, चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में अशुभ ग्रह का होना आवश्यक है। अब ऐसे लोगों का फल क्या होगा? अब यहां फल की बात होगी। फल होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत धर्मनिष्ठ होगा, दयालु होगा, दयालु होगा, सुंदर, सुंदर भी बहुत होगा, प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध होगा, ज्योतिष तथा ज्योतिष विद्या का जानकार होगा, ज्योतिष एवं दार्शनिक टाइप व्यक्ति होगा। प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा।
धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सम्मान पाएगा। धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएगा और लोग बहुत नाम कमाएगा और जनता में बड़ी लोकप्रियता, जनता में अत्यंत लोकप्रिय होगा, अत्यंत होगा। अब इसके साथ बाकी धन धान से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, मकान वाहन से संपन्न, पुत्रवान, पुत्रयुक्त, विद्वान, अब इतने तरीके के उसके अंदर गुण ये पाए जाएंगे। अब वो गुण थोड़ा सा ग्रहों के हिसाब से थोड़ा सा बदलेंगे। अब ग्रह कौन से हैं, अब आप ये समझ लें, एक बार हम इसको और फिर से समझा दें कि लग्न और नवम भाव, नवम धर्म कर्म का भाव होता है। लग्न जो है हमारा शरीर होता है और शरीर ही जो है भोगेगा, हर चीज को भोगने वाला कौन है, शरीर भोगने वाला है। अब कह रहा है कि लग्न का स्वामी और हमारे जो है धर्म कर्म का स्वामी, धर्म का स्वामी, उच्च शिक्षा का स्वामी, पिता का स्वामी, ये किस पोजीशन में है, ये दोनों शुभ ग्रह हैं। और शुभ ग्रह होंगे तो लग्न का ये भी त्रिकोण हो गया, ये भी त्रिकोण, दो त्रिकोण के स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो निश्चित ही शुभता प्रदान करेगा। तो इसमें शारीरिक शौक उसको पूरा होगा, शरीर का सुख मिलेगा और उसके बाद उसको क्या है, यहाँ पे धर्म कर्म के भाग का बली होगा, धर्म कर्म का सुखी होगा, धर्म कर्म के अध्यात्म में रुचि होगी, ये चीजें अपने आप आ जाएगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि नवमेश, नवम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो। अब नवम भाव का स्वामी भी शुभ ग्रह हो रहा है। नवम भाव तो वैसे ही त्रिकोण है और त्रिकोण है तो स्वयं में शुभ है और शुभ है, वहां शुभ ग्रह भी बैठा है और उसका स्वामी भी शुभ ही ग्रह हो तो और भी अच्छा हो गया कि शुभता, वहां की शुभता जो है नवम भाव की, धर्म की, अध्यात्म की, इन सब की शुभता और बढ़ गई। अब बात कर रहा है पांचवें भाव की। फिर अगला शर्त आप देखिए, पंचम भाव में शुभ तथा अशुभ ग्रह दोनों स्थित हो, तो पंचम में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों स्थित होंगे। तो पंचम भाव किसका है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है। तो शुभ ग्रह होने के कारण विद्या उसको आएगी और विद्या आएगी तो विद्या में केवल ज्ञान रूपी विद्या हो जाए। विद्या आई, विद्या जो है बहुत सात्विक विद्या ही है, बुद्धि उसको बहुत ज्यादा है, लेकिन बुद्धि में उसके पास चंचलता नहीं है, बुद्धि में कोई जो है अपनी चालाकी नहीं है, स्वार्थपन नहीं है। तो अगर शुभ ग्रह रहेगा तो वो सब चीजें नहीं होंगी। बेटा होगा तो पुत्र बहुत सीधा हो जाएगा, मतलब उसको कोई भी जो है सीधा हो जाएगा तो परेशान करने लगेगा, बेवकूफ बनाने लगेगा। बुद्धि भी जो होगी कि आपकी बुद्धि के कारण जो है आपको देखा जाने लगेगा कि भाई इसको कुछ नहीं, खाली बुद्धि भर तो है इसके पास। तो चालाकी भी, यानी यहाँ पे जब शुभ और अशुभ दोनों ग्रह होंगे तो बुद्धिमानी के साथ साथ उसके अंदर चालाकी बहुत अधिक व्याप्त हो जाएगी। तो जो चालाकी व्याप्त होगी, इसलिए यहाँ पे शुभ और अशुभ ग्रह, पंचम भाव में शुभ और अशुभ ग्रह का होना आवश्यक है कि एक शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह है। उसके बाद आगे जो है कह रहा है कि चतुर्थ भाव और अष्टम भाव अशुभ ग्रह हो। अब चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह का होना, चतुर्थ भाव में जो है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो सुख के भाव में अगर शुभ ग्रह हो गया तो सुख, आपका सुख जो है आपको बहुत अधिक नहीं मिल पाएगा। आप शुभ ग्रह के होने से, वहां शुभ ग्रह बैठ गया तो आपके अंदर बहुत शुभता आ जाएगी। तो आप अपने सुख है तो कोई भी सुख को जो है कोई डिमांड करेगा तो आप अपने सुख की वस्तुएं भी उसे दे देंगे, अपनी साधुवादिता के कारण, अपने सज्जनता के कारण दे देंगे। तो वहां पे यदि अशुभ ग्रह हो गया, और इसे भी कहा गया है कि जब अशुभ ग्रह होगा कोई, भाई सूर्य होगा तो आपके अंदर तेज भी होगा, सुख होगा, सुख के साथ साथ तेज होगा। मंगल होगा अशुभ ग्रह तो मंगल होगा तो मंगल में भी तेज होता है। अब
शनि होगा तो शनि जो है स्वयं दंड के देवता है, तो शनि भी जो है तेजी प्रदान करेंगे, तो इसलिए शनि भी जो है आपको बेवकूफ नहीं बनाने देंगे, न्याय के देवता है, बहुत बुद्धिमान है। शनि जो है आपको जो है सुख में जो है व्यवधान नहीं उत्पन्न होने देंगे। राहु केतु छाया ग्रह है, उनको लिया नहीं जाता है। तो सूर्य शनि मंगल जो है, सूर्य मंगल शनि जो है, ये तीनों होने से ये होगा। 8वें भाव की बात अब कर रहा है, तो 8वां भाव रंध भाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रंध भाव कहा जाता है, दिक्कत परेशानियों का क्षेत्र कहा जाता है, आयु का भाव कहा जाता है। तो 8वें भाव में भी क्या कह रहा है? अशुभ ग्रह। तो 8वें भाव में अशुभ ग्रह, तो कह रहा है कि ये क्यों फलित हो जाएगा कि अशुभ ग्रह जब 6ठे 8वें 12वें में अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में ही बैठा हो, तो जब ये शुभ भाव होगा निश्चित तो यहां अशुभ भाव होगा। भाव हमेशा ये अशुभ होगा, क्योंकि आप जो भी रहेगी, ये कन्या लगन होगी तो 6 होगी, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहां आ ही रहा है। तुला लग्न होगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो ज्यादातर तो आयु भाव, तो आयु भाव का स्वामी और दिक्कत परेशानी के स्वामी जो है, जब यहाँ पे कोई अशुभ ग्रह आएगा तो दिक्कत परेशानी को भी निपटने के लिए, समझने के लिए, वो अशुभ होने के कारण उसके अंदर ताकत और बल मिलेगा और आयु की वृद्धि होगी। इसलिए जो है ये योग बन रहा है। तो आप इस योग को बड़े आसानी से आपने समझा, मत्स्य योग। अब अगले योग के साथ आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।